हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लास्ट क्लास में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे थे। तो हमने दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपने कवर किए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। आज हम अपना थर्ड कंसेप्ट कवर करेंगे और उसके बाद हम कन्वेंशंस और जो बाकी के कंसेप्ट है वो कवर करेंगे। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है वो है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट में क्या होता है, अभी देखो, जैसा कि हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिस पीरियड में हमने खर्चे किए या फिर जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो हमें उस खर्चे को या उस एक्सपेंस को हमें उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करना है। या फिर मैंने कोई सेल किया या सर्विस प्रोवाइड की, तो वो सभी खर्चे उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है वो हमें यही बताता है कि वी नीड टू रिकॉर्ड एवरी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, आइदर हमने वो एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया है या फिर हमने उस एक्सपेंस का पेमेंट नहीं किया है। इन द सेम वे हम रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने कोई सेल किया, उसका पैसा मेरे को मिला है या पैसा नहीं मिला है, बट वो मेरे को रिकॉर्ड करना होता है उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। ठीक है, तो इसे हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप इसे लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। इन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, revenue is recorded when sales are made or services are rendered। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब सेल्स हम कर देते हैं या फिर सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, एंड इट इज immaterial that cash is received or not। तो यहाँ पे ये इममेटेरियल हो जाता है कि मेरे को कैश मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, सिमिलरली expenses are recorded in the period in which they are incurred either, that is paid in cash or not। ठीक है, तो एक्सपेंस भी सिमिलरली
उस पीरियड में हम रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे वो इनकर हुआ है, इट इज इमेटेरियल कि वो हमने कैश में पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, हम इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि एक्सपेंस इज recorded in the period in which it assists in earning of revenue। मतलब ये एक्सपेंस उस पीरियड में रिकॉर्ड किए जाएंगे जिस पीरियड में वो हमें हेल्प कर रहे हैं, हमें असिस्ट कर रहे हैं इन अर्निंग ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं फैक्ट्री अपनी रन कर रहा हूँ, तो सपोज मेरी वो फैक्ट्री रेंट पे है, मैंने अप्रैल से लेके मार्च तक का रेंट जो पेमेंट किया है, मैं उस फैक्ट्री के अंदर उस पूरे साल काम कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैंने मार्च तक का रेंट पेमेंट किया, तो वो जो मैंने मार्च तक का रेंट पेमेंट किया वो सब मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपनी बुक्स में, बिकॉज उस साल का रेंट, उस साल के रेंट ने मेरे को हेल्प किया है कि मैं उस फैक्ट्री के अंदर अपना काम काज कर सकूं और अपना बिजनेस रन कर सकूं। ठीक है, मैंने सपोज एक मंथ का रेंट एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो वो जो एडवांस रेंट है उसका जो रेवेन्यू मैं अर्न करूंगा अभी उस महीने में, सपोज मैंने अप्रैल का रेंट पे किया, तो उस महीने में जो मैं काम करूंगा वो भी आगे आने वाले फ्यूचर में काम होगा, तो वो जो मैंने पेमेंट किया वो यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, वो यहाँ पे एक प्रीपेड रेंट, रेंट इन एडवांस एक असेट बन जाएगा मेरा। ठीक है, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखो, जो हमने ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़े, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, दीज आर द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ आर अकाउंटिंग। ठीक है, लाइक मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी लाइफ में भी कुछ फंडामेंटल अजम्पशन है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको कल ये पढ़ाऊंगा, दैट मीन्स कि आई विल बी प्रेजेंट इन द फ्यूचर, मीन्स मुझे ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि मैं कल नहीं आ पाऊँ या फिर मैं आपको आगे नहीं पढ़ा पाऊँ। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, जैसे एक नेचुरल पर्सन अज्यूम करके चलता है कि ही विल लिव फॉर मीन्स अ लॉन्गर पीरियड, से 70 years 80 years, तो ही नोज कि ही विल बी देयर इन द फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 70 years। तो यहाँ पे मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कल भी जिंदा रहूंगा और कल भी आपको आके पढ़ाऊंगा। तो ये एक बेसिक अजम्पशन है। ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर ये एक बेसिक अजम्पशन है जो हमें बार बार बोलनी नहीं पड़ती। ये फंडामेंटल अजम्पशन है कि हमारा एंटिटी जो है वो एक गोइंग कंसर्न रहेगा, वो एक लॉन्ग फ्यूचर के लिए चलता रहेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो बोलता है कि जो हम मेथड अभी अप्लाई कर रहे हैं वो हम मेथड्स हम कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहेंगे अनलेस अनटिल उसमें कोई चेंजेस हों या फिर उससे कुछ एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए थे, जिस केस में हमें एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी उसी एक अजम्पशन का पार्ट है, उसी एक फंडामेंटल अजम्पशन का पार्ट है, जहाँ पे वो बोलता है कि जो खर्चे हमने इनकर किए हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक अकाउंटिंग पीरियड में, हमें उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो खर्चों को रिकॉर्ड करना है, या फिर जो हमने कोई सेल किया है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, हमें उस रेवेन्यू को उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करना है, आइदर वी हैव रिसीव्ड द कैश और नॉट। ठीक है, तो हमने अपने तीन अकाउंटिंग अजम्पशन जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है हमने वो अभी कवर किए। ठीक है, अब हम आगे और अकाउंटिंग अजम्पशन कवर करेंगे। मैं आपको एक नोट दे देता हूँ इन अजम्पशन के ऊपर, वो आप नोट कर लो। ठीक है, हाँ बच्चों, तो अभी जो मैंने बोला कि हमारा फंडामेंटल अजम्पशंस जो हैं
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है, द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फंडामेंटल अजम्पशंस इज दैट दे नीड नॉट बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करना होता है कि हमने इनको फॉलो किया है। क्यों? क्योंकि ये अज्यूम्ड है कि हम इसे फॉलो करेंगे ही। ठीक है, एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन टेक फॉर ग्रांटेड दैट दीज assumptions have been followed, कि ये assumption फॉलो हुए हैं। ठीक है, इन केस इफ नॉट फॉलोड देन डिस्क्लोज स्पेसिफिकली। अगर कोई भी assumption इनमें से हमने फॉलो नहीं किया है तो हमें उसका डिस्क्लोजर स्पेसिफिकली देना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो ये मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग assumptions है वो कवर हो गए हैं। अब हम अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ओर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो आप ये एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर करते हैं। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अभी हम नोट करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या है। अब देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस का जो ओनर है, हम उसे सेपरेट ट्रीट करेंगे। दे बोथ आर द सेपरेट एंटिटीज। ओके, लाइक आपने अगर छोटा बिजनेस देखा हो, या फिर आप में से किसी का छोटा बिजनेस हो, कोई जनरल स्टोर हो या फिर मेडिकल शॉप हो, तो आप देखते होंगे कि जो हम अपना जनरल स्टोर चलाते हैं, जैसे अगर कोई किराने की दुकान है, मान लो मेरे पास 50 kg राइस है, कुछ आटा है, तो ऐसा नहीं होता कि जब मन किया मैंने तब उसमें से कुछ राइस निकाल लिया, आटा अपने घर के यूज के लिए निकाल लिया और हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब आप बिजनेस और खुद को, मींस इस केस में जैसा घर और हमारा जनरल स्टोर, अगर वो अपने आप को एक क्लब करके मानेगा कि वो दोनों एक ही एंटिटी हैं, तो वहां पे वो कभी अपना प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं कर पाएगा कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उस केस में तो एक सिंगल ओनर ही अपनी पूरी कैपिटल लगा रहा है, सब कुछ वही देख रहा है, उसका प्रॉफिट भी सब उसी ओनर का है, और बाकी लाइबिलिटी या फिर और बाकी चीजें सब उसी की है। बट वहां पे प्रॉब्लम अराइज होंगी अगर वो अपने हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट है, अपने घर की रिक्वायरमेंट है, अपने बिजनेस से डेली बेसिस पे वो पूरी करता है। तो ठीक है, इसीलिए हम छोटे से छोटा बिजनेस भी एक सेपरेट बुक मेंटेन करता है, अपने बिजनेस की अलग और अपने घर की अलग। ठीक है, कि उसके बिजनेस के क्या खर्चे हैं, उसने आज कितना खरीदा, कितना बेचा, उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, और फिर उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन अगर ओनर चाहे तो अपने घर के लिए निकाल सकता है। ठीक है, बट अगर वो घर को भी उसमें मिक्स कर देगा कि चलो आज मैंने ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, तो अगर 4 दिन बाद वो देखता है कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो एस्टिमेट नहीं लगा सकता कि उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो जब हम बड़े लेवल की तरफ मूव करते हैं, जहां पे ओनर ही सोल ओनर नहीं होता किसी बिजनेस का, वहां पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, बैंक होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं बिजनेस में, वहां पे हम ओनर को और बिजनेस को सेपरेट करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये एक छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के बिजनेस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ओनर जब अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं, उस अमाउंट को, और बिजनेस उस अमाउंट को एक लायबिलिटी ट्रीट करता है, एज अ लायबिलिटी। ये उसकी देनदारी है, किसे? उसके ओनर को। ठीक है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज हम बिजनेस और ओनर को सेपरेट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो भी पढ़ते हैं, द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज considered as distinct and separate from the business he owns।
जो ओनर है बिजनेस का, हम उसे ऑलवेज डिस्टिंक्ट और सेपरेट मानेंगे किस चीज से? फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स, जो बिजनेस वो रन कर रहा है या जो बिजनेस उसका है, ठीक है। दैट इज बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अब इस कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ कुछ जो ट्रीटमेंट हम कुछ पढ़ चुके हैं और आगे कुछ पढ़ने वाले हैं, उसके एग्जाम्पल लाइक सेपरेट सेट ऑफ बुक्स फ्रॉम फॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम बुक मेंटेन करते हैं वो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन किया जाता है, ना कि बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म। ये इसी कंसेप्ट की देन है कि कैपिटल जो ओनर इंट्रोड्यूस करता है उसे फॉर्म एक लायबिलिटी मानती है, ठीक है। और इस कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट फॉर्म पे करती है उसका ये एक खर्चा माना जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑन दिस कैपिटल, जो एक फॉर्म पे करती है, ठीक है। अमाउंट या फिर स्टॉक विथड्रॉन इज ट्रीटेड एज ड्राइंग। ड्राइंग हमने पढ़ा था अपने डेफिनेशन के चैप्टर में, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है ओनर तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, और वो फॉर्म की लायबिलिटी बन जाती है। इन द सिमिलर सेंस वी कैन से कि अगर ओनर कुछ फॉर्म से पैसा निकालता है या फिर कुछ स्टॉक अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो हम उसे एक ड्राइंग मानते हैं और उससे उस फॉर्म की लायबिलिटी कम होती है, बिकॉज कैपिटल रेड्यूस होता है पार्टनर का या फिर ओनर का, ठीक है। तो अमाउंट या फिर स्टॉक विथड्रॉन इज ट्रीटेड एज ड्राइंग बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, क्योंकि वो ओनर और बिजनेस को सेपरेट मानता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज कंसेप्ट एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और अ कंपनी, ठीक है। ये सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अप्लाई होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर मीन्स छोटी दुकान, जनरल स्टोर्स, मेडिकल शॉप, स्टेशनरी, दूध वाला, चाय वाला, ये छोटी छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोले, सोल प्रोप्राइटरशिप में वो कवर होते हैं। या फिर पार्टनरशिप जिसमें 4 पार्टनर, 5 पार्टनर, 2 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, बड़े से लेके छोटा तक, ठीक है। और कंपनी, ये कंसेप्ट सभी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसे हम बहुत पहले भी कवर कर चुके हैं अपने डेफिनेशन के अंदर, जो एक एट्रीब्यूट था अपना अकाउंटिंग का या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें ये क्या बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है जो भी चीजें, जो भी इवेंट या ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं बस वही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। और क्वालिटेटिव अपना जो एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मींस हमारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है बट हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा गुडविल बहुत अच्छा है कि कस्टमर उस गुडविल का नाम सुनते ही या ब्रांड हमारा बहुत बड़ा है, उस ब्रांड का नाम सुनते ही इस प्रोडक्ट की ओर खींचे चले जाते हैं या प्रोडक्ट बाई करते हैं। अगर 10 प्रोडक्ट रखे हैं तो वो वही प्रोडक्ट बाई करेंगे जो हमारे ब्रांड का है, बट हम इस चीज को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। इससे हमारे जो 2 लिमिटेशन निकल के आते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल से, वो है इन्फ्लेशन, ये इग्नोर करता है, और ट्रांजैक्शन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ये तो कॉमन हो गया। ये अभी फर्स्ट टाइम हमने देखा है इन्फ्लेशन इज इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन ये कैसे इग्नोर करता है? जैसे मान लो मैंने एक बिल्डिंग बाई की अपने बिजनेस के लिए, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2000 ईयर 2000, ठीक है। उस टाइम पे जो मैंने बिल्डिंग
बाई की, वो मेरे को 2 करोड़ की पड़ी। ठीक है, अब उस बिल्डिंग की लाइफ सपोज 20 ईयर्स पकड़ लेते हैं हम, 20-25 ईयर्स पकड़ लेते हैं। तो अभी वो जो 2 करोड़ की बिल्डिंग मैंने बाई की, हम उसे डेप्रिशिएट करते रहेंगे। ठीक है, वो डेप्रिशिएट होगी, जो हमारी लाइफ है 25 ईयर्स की, डिवाइडेड बाई 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 25। एग्जाम्पल सिंपल कर लेते हैं। 2010 में मैंने बिल्डिंग खरीदी जो 20 करोड़ की थी, और उसकी लाइफ सपोज 20 साल है, तो हर साल का मेरा डेप्रिसिएशन 1 CR का आएगा। ठीक है, और मेरा एक इनकम जो स्टैटिक है, सपोज हम 2 करोड़ की इनकम जनरेट करते हैं हर साल, उसमें से 1 करोड़ का मेरा डेप्रिसिएशन है। तो 2020 में उस बिल्डिंग की कॉस्ट, अगर मैं सेम बिल्डिंग खरीदने जाता हूँ, तो वो कितने की पड़ेगी? आप सब जानते हैं कि वो बिल्डिंग जो मैंने 2010 में 20 करोड़ की खरीदी, उस बिल्डिंग की कॉस्ट मार्केट में अगर मैं उसे खरीदने जाऊं तो 2020 में वो अराउंड डबल हो गई होगी। ठीक है, सेम टाइप ऑफ बिल्डिंग मेरे को 40 करोड़ में भी मिल सकती है, 45 CR में भी मिल सकती है। तो जो मेरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, वो बोलता है कि जो जिस चीज़ को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जब मैंने उस बिल्डिंग को बाई किया 2010 में, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि मैंने इसको 20 CR में बाई किया है। ठीक है, बट अभी 2010 में सेम काइंड ऑफ बिल्डिंग 45 CR में आ रही है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हमें ये अलाउ नहीं करते कि हम जो हमने किसी चीज़ को मनी में मेजर कर रखा है ऑलरेडी, हम उसको फेयर मार्केट वैल्यू कर दें कि सामने वाली बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग 45 CR में मिल रही है, तो हम अपनी बिल्डिंग को 45 CR में रिकॉर्ड कर लें। फिर हम उसका डेप्रीशिएशन ज़्यादा आएगा, सपोज हमारा डेप्रीशिएशन 1.5 CR आ गया, तो हमारी इनकम कम होगी, हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ये अलाउ नहीं करता है, ये इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, अगर ये इन्फ्लेशन को कंसिडर करता, तो जो वो मेरी बिल्डिंग आज 10 करोड़ की रह गई है 2020 में, क्योंकि 10 करोड़ का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है उसके ऊपर, मैं इस बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा देता फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन मान लो मैं फिर से बोलता कि नहीं, ये अभी 10 करोड़ की वैल्यू इसकी बढ़ गई है, ये 20 करोड़ हो गई। ठीक है, फिर मैं उसको, और जो इसकी 10 साल लाइफ बची है, उसमें मैं उस 20 करोड़ को डिवाइड कर देता। ठीक है, तो मेरा डेप्रिसिएशन हर साल का 2 करोड़ का निकल के आता, तो मेरी इनकम जो है वो जीरो हो जाती, और मेरे को गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता इस केस में। वो मेरे लिए बेनिफिशियल होता, बट अकाउंटिंग कंसेप्ट उसे अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, वो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। वो जो हमने मनी में मेजर कर लिया, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट कंबाइन हो रहे हैं आपके, एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो अभी हमारा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हमारा ये मनी मेजरमेंट कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जैसा कि हमने अपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग पीरियड जो है, हमने अपने बिजनेस की लाइफ को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं 12 मंथ्स के पीरियड में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, इस 12 मंथ के पीरियड में हम ये मेजर करते हैं कि हमने क्या सेल किया, हमने क्या कमाया, हमारी असेट की क्या पोजीशन है, मीन्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं इस 12 मंथ के पीरियड में। हम उसे अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, तो उसे यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोला है। ठीक है, लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टाइम इंटरवल्स, जनरली 12 months, for the measurement of the profits of the business is called accounting period। ठीक है, अगर मैं एक बिजनेस, अगर जैसे हमने एज्यूम किया है कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, अगर हम उसका प्रॉफिट कभी कैलकुलेट ही ना करें, कभी निकाले नहीं कि हमें प्रॉफिट क्या हुआ या हमारी एसेट लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, तो हमें
मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बिजनेस रन कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, बस हम उसे चलाए चले जा रहे हैं, चलाए चले जा रहे हैं। तो हमने अपने बिजनेस को 12 मंथ के पीरियड में डिवाइड किया और हम वहां पे अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आप ये नोट करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, asset is recorded in the books of accounts at the price at which it is acquired। कोई भी असेट जो हम एक्वायर करेंगे, हम उसे किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे? जिस कॉस्ट पे हमने उसे एक्वायर किया है। ठीक है, आगे क्या बोलता है? सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो सब्सिक्वेंट इंक्रीज होगा असेट के अंदर या फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको मनी मेजरमेंट में एक उसका लिमिटेशन बताया कि इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करता वो, तो वो चीज यहीं से निकल के जाती है वहां। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जैसे मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल दिया था कि मेरी बिल्डिंग जो 20 करोड़ की थी, 10 साल डेप्रिशिएट होने के बाद उसकी मार्केट वैल्यू घटी नहीं है, बढ़ी है। ठीक है, प्राइम लोकेशन में मेरी बिल्डिंग है तो वो बढ़ी है। ठीक है, उसकी वैल्यू 40 करोड़ या 45 CR हो गई है, बट मैं उसे उस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिकॉज हमारा ये कंसेप्ट जो है हमें रोकता है वहाँ पे कि जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसको एट कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे जिस हमने से एक्वायर किया है। ठीक है, अब इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जस्टिफिकेशन हमें कुछ है मिला है, जो कि हम क्यों ऐसा करते हैं, हम ऐसा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही क्यों रहते हैं, क्यों नहीं हम करंट वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं, क्यों नहीं हम ट्रू वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है, ट्रू पिक्चर को हम दिखाते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो इसका जस्टिफिकेशन यह है, जिस कॉस्ट को हमने पे किया है उस कॉस्ट को मैं एक्यूरेटली मेजर कर सकता हूँ बिकॉज मेरे पास उसका इनवॉइस होगा, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे जहां से मैं ये जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हाँ मैंने इस चीज को इतने में ही खरीदा है। तो पहला जस्टिफिकेशन है कॉस्ट कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एज व्हाट वी पेड बिकम्स द कॉस्ट। जो हमने पे किया है वही कॉस्ट बन जाता है, तो हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमारा जो अज्यूम करता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मेरा बिजनेस कंटिन्यू करेगा फॉर एवर। जो बिल्डिंग मैंने परचेज किया था 20 CR का, सपोज उसका आज वैल्यू 45 CR हो गया, मैंने एज्यूम किया था कि ये 20 ईयर्स चलेगी। 2030 में जाके वो बिल्डिंग जो हमारी बुक्स में है वो खत्म हो गई। ओके, बट क्योंकि हमारा बिजनेस ऑन गोइंग है, वो बुक्स के अंदर खत्म कैसे हुई? डेप्रिशिएट कर दिया हमने उसको, हर साल 1-1 करोड़ करके हमने उसका एक्सपेंस क्लेम किया। तो 20 साल में मैंने 20 करोड़ का एक्सपेंस क्लेम कर लिया। तो मेरे जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसके अंदर उस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो तो जीरो हो गई, बट फिजिकली वो बिल्डिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। उस बिल्डिंग को मैं कर रहा हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। तो जो ये बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है मेरे बुक्स में तो जीरो हो गई, बट मैं इस बिल्डिंग को यूज कर रहा हूँ, मैं इसका बेनिफिट ले रहा हूँ। तो 20 साल बाद या तो मैं इसका बेनिफिट ऐसे ही ले सकता हूँ या मैं उसको बेच सकता हूँ। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से जो ये हमें फेयर वैल्यू पे नहीं लाने दे रहा उस चीज को, क्योंकि हम उस चीज को 1 साल या 2 साल बाद बेचने नहीं वाले कि हम उसको फेयर वैल्यू करें। ठीक है, जैसे कि मैं आज बोलूं कि मेरे को 45 CR की हो गई मेरी बिल्डिंग, तो मेरे को 10 करोड़ या 15 करोड़ का बेनिफिट हो गया,
ये कंसेप्ट हमें ऐसा नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे। ये 20 साल बाद हमें देखना होगा कि उसकी वैल्यू क्या हुई और तब हमें क्या फायदा हो रहा है, ये उस टाइम हम करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। इसके लिए एक और जस्टिफिकेशन जो है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स में हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो अभी एक एक बिल्डिंग को अगर हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को दिखाएं कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बिल्डिंग को लेके, आप क्या सोचते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कोई एक्सपर्ट बोल सकता है 20 CR, कोई बोल सकता है 25 CR, कोई ये भी बोल सकता है 30 CR। तो वहाँ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन में भी वेरिएंस होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि हम उस वेरिएंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम कॉस्ट पे या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम उस एसेट को रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो अभी आप ये नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, और यू कैन से रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? concept of revenue recognition determines the time determines the time or the particular period। हमें ये टाइम बताता है या फिर पर्टिकुलर पीरियड बताता है इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड और रिकॉर्डेड, जिसमें हम जिस पीरियड या फिर जिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में रेवेन्यू को रियलाइज कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसके अंदर गुड्स और रेंट इंटरेस्ट कमीशन का हमने एक एग्जांपल लिया है कि कब उसे हम करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जब आप बार्बर के पास जाते हो, सलून में जाते हो, तो आपके घुसते ही क्या बार्बर अपनी इनकम को रिकॉर्ड कर लेता है कि हाँ एक कस्टमर आया है, अब मान लो वो आपके हेयर कटिंग के 200 रुपीज चार्ज कर रहा है, तो क्या आपके घुसते ही वो बोलता है कि आज 200 की इनकम हो गई, 200 का रेवेन्यू हो गया? या फिर वो आपके बाल काट लेता है, बालों को काट देता है, उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो उसकी सर्विस से, तब वो एलिजिबल हो जाता है उस इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए? किस किस टाइम पे वो एलिजिबल है इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए? आप एक बार सोचो और बताओ। जैसे मान लो आप गए बार्बर के पास, तो वो उस टाइम अपनी इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेगा कि ये कस्टमर आ गया, हाँ ये बाल कटवाएगा भी और मेरे को इससे 200 रुपये मिल जाएंगे। तो माइंड में हो सकता है कि हाँ उसने इनकम एक रिकॉर्ड कर लिया एक लेवल तक कि हाँ ये कस्टमर आया है तो कोई ना कोई सर्विस लेगा ही, और मिनिमम जो वहाँ पे उसकी सर्विस जो बाल काटने की, कम से कम वो तो ये एज्यूम करेगा कि हाँ 200 रुपये के जो बाल कटवाने हैं उसकी इनकम तो मेरी हो गई, बट वो इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। जब आप बैठोगे उससे कोई सर्विस लोगे, जैसे आप बाल कटवाए, तो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसके बाल कटवाने से, ठीक है, उसके बाल काटने के तरीके से, या जो आपके बाल प्रॉपरली कटे हैं, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपको सर्विस मिली है, वो तब तक उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो जब आप ओके बोल दोगे कि हाँ मेरे बाल प्रॉपरली कटे हैं, तो वहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि जो बार्बर है उसने अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करनी है आपको, उसने सेटिस्फैक्टरीली आपको सर्विस दे दी है। नाउ ही इज एलिजिबल टू बुक दैट इनकम, और आप लायबल हो उसे पैसे देने के लिए, ठीक है, बिकॉज आपने सर्विस ली है उससे। ऐसे ही गुड्स के केस में, जब एक एंटिटी गुड्स बेचती है, तो उस केस में हम कब बोलेंगे कि हमने एक्चुअली गुड्स को बेच दिया है और हम उसे अब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड और बायर बिकम्स लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी,
तभी हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आप फ्रिज लेने गए, ठीक है, शोरूम में आपने एक फ्रिज देखा, आपको फ्रिज पसंद आ गया, आप सेलर को बोलते हैं कि ये हमें फ्रिज पसंद आया, आप इसकी डिलीवरी हमारे घर करवा दो। ठीक है, तो इस केस में कैपिटल जो गुड्स होते हैं अपने, इस केस में सेलर गुड्स को घर तक डिलीवर करने की गारंटी लेता है, अपनी जिम्मेदारी लेता है कि आपके घर तक वो पहुंचा के देगा। ठीक है, तो जनरली प्रैक्टिस क्या है, आप पेमेंट करके आ जाते हैं सेलर को। आपने 20,000 का फ्रिज बाई किया, जैसे ही पेमेंट सेलर के पास पहुंचा, क्या वो अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेगी कि वो गुड्स बिक गए हैं? नहीं, क्योंकि ये गुड्स की जो ओनरशिप है अभी सेलर के पास ही है। ठीक है, ऑल्दो वो आपको इनवॉइस दे देगा, वो आपको इनवॉइस दे देगा जैसे ही आप उसे पेमेंट करेंगे। ठीक है, बट गुड्स, जो गुड का पोजीशन है वो अभी सेलर के पास ही पड़ा है, वो फ्रिज अभी सेलर के पास पड़ा है। ठीक है, तो वो जो पैसा सेलर को मिला वो उसकी एक लायबिलिटी होगी, वो सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकता अभी। ठीक है, वो आपको, अब मान लो आप पैसे देके चले गए, वहां से फ्रिज निकला अगले दिन आपके घर के लिए, रास्ते में डैमेज हो गया या रास्ते में टूट गया, तो क्या ये ओनर, ये जो सेलर है, उस फ्रिज को एज सोल्ड मान ले कि वो बिक गया है, टूट गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर वो आपको नया फ्रिज देगा? इस केस में वो आपको नया फ्रिज देगा, क्योंकि आपकी अभी ओनरशिप गुड्स के ऊपर आई ही नहीं है। एक बार जब तक वो गुड आपके घर पे डिलीवर ना हो, जब तक आपको उसका पोजीशन ना मिल जाए, ओनरशिप ना मिल जाए उस गुड्स की, तब तक ये गुड्स सोल्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, जब एक बार सेलर ने उस गुड को आपके घर पे पहुंचा दिया, ठीक है, उस केस में अब फिजिकल पोजीशन आपके पास आ गया, आप पेमेंट कर चुके हो, इनवॉइस आपके पास है, अभी आप ओनर हो गए गुड के। नाउ यू आर बिकम लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। बट इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया, इस केस में आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हो। नाउ अब सेलर जो है, जैसे ही उसने उस फ्रिज को आपके घर पे ड्रॉप किया, आपने उसे चला के देख लिया, सेटिस्फाई हो गए, उस केस में सेलर जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो, आप शॉप पे गए, आपने आइसक्रीम बाई की, आइसक्रीम आपके हाथ में आई, नाउ यू हैव बिकम लीगली लायबल टू पे द अमाउंट फॉर दैट आइसक्रीम। आप लीगली लायबल हो गए, जैसे ही आइसक्रीम आपके हाथ में आई वहाँ पे सेल हो गई, सेल रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, अब आप लीगली लायबल हो गए, आप पेमेंट कर दो उसका और वो सेल रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हो तो भी वो सेल रिकॉर्ड होगा, बट आप उसके एक डेटर बन जाओगे। ठीक है, तो मैंने दो टाइप के एग्जांपल लिए, जहाँ पे इमीडिएटली पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा गुड्स का आपको, और एक जहाँ पे इमीडिएटली पोजीशन ट्रांसफर हो गया। ठीक है, सेकेंड केस, इन केस ऑफ रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन। इस केस में क्या होता है, दीज आर रिकग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस। जैसे मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रखी है, ठीक है, या फिर मैंने किसी को कोई लोन दिया है, या मैंने कोई, पहले इन दोनों को पकड़ते हैं, इसको बाद में पकड़ते हैं। मैंने प्रॉपर्टी दी है रेंट पे, या मैंने लोन दिया है, तो मेरे को जो रेंट आएगा या इंटरेस्ट आएगा वो मंथली बेसिस पे मेरा कुछ अमाउंट फिक्स रहेगा। सपोज 10,000 पर मंथ इन केस ऑफ रेंट, या फिर इंटरेस्ट जो है सपोज 10% पर एनम इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाऊंगा। माइट भी मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ मंथली बेसिस पे या नहीं रिसीव कर रहा हूँ, बट यहाँ पे हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कमीशन, कमीशन जो है वो आपका टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर आपने किसी को कोई सर्विस दी उसके लिए, या फिर कोई गुड्स बेचा आपने उसके लिए आपका एक फिक्स कमीशन है, वो आप कमीशन
चार्ज करोगे और अकॉर्डिंगली रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अब इसके दो एक्सेप्शन है। ठीक है, मैंने फ्रिज वाला जो आपको केस दिया, अब सपोज आपने जो फ्रिज दिया, आपने 20,000 अपफ्रंट पेमेंट कर दिया और फ्रिज लेके आ गए। ठीक है, उस केस में सपोज आपने अपफ्रंट 20,000 का पेमेंट नहीं किया, आपने फ्रिज लिया और आपने बोला मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूंगा। ठीक है, 2,000 पर मंथ। नाउ इन दैट केस फ्रिज आपके घर सेलर ने डिलीवर कर दिया। अगर वो नॉर्मल सिनेरियो होता, पहला वाला सिनेरियो जहां पे आपने टोटल पेमेंट कर दिया था, उस केस उस नॉर्मल सिनेरियो में 20,000 हमने पूरा सेल्स बुक कर लिया होगा सेलर ने। बट जब आप इंस्टॉलमेंट में लेके आए, तो जो इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करोगे पर मंथ 2,000 2,000 2,000, सेलर अकॉर्डिंगली रेवेन्यू बुक करेगा 2,000 पर मंथ का। तो ये उसका एक एक्सेप्शन है, मैं भी लिख देता हूं उसको। दूसरा अपना एक्सेप्शन है जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हमारे कंस्ट्रक्शन जो है वो कभी कभी 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल, अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वो चलता रहता है कंस्ट्रक्शन। तो उस केस में हम रेवेन्यू कैसे बुक करेंगे? उस केस में रेवेन्यू बुक होता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे, कि हमने उस जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका हमने कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जितना पार्ट, सपोज हमने 10% कंप्लीट कर लिया है, और अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो हम 10 करोड़ की अपनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और उसके अगेंस्ट में हमने जो भी खर्चे किए हैं वो भी एक्सपेंस बुक होंगे और हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो आप ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको एक्सेप्शन लिख पाता हूँ। तो जो हमारा एक्सेप्शन है टू द अबव आर व्हेन गुड्स सोल्ड या सर्विसेज रेंडर्ड एंड अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, देन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस। तो आप ये एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसा हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसे ही हमारा जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, उसमें हमारे दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एटलीस्ट दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। ठीक है, दो अकाउंट से हमारा क्या मतलब है? मीन्स समझो कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो उससे माइट बी पॉसिबल है कि मेरे एक साइड में असेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और एक साइड में लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, या फिर असेट और कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर दो असेट अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे मेरी एक असेट बढ़ रही है और एक असेट कम हो रही है, या एक लायबिलिटी बढ़ रही है या एक लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने कैपिटल लगाया। जब मैं अपने बिजनेस को एक कैपिटल दे रहा हूं तो उसके पास दो चीजें आ रही हैं। दो चीजें क्या आ रही है, आप गेस कर सकते हो? हमने मल्टीपल टाइम्स एग्जांपल लिया। मैंने 10 लाख रुपए किसी बिजनेस में लगाए, उस बिजनेस को दो चीजें कौन सी मिल रही है? एक तो उसे पैसा मिल रहा है, कैश, कैश इज एन असेट। ठीक है, और एक उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, तो दो अकाउंट इंपैक्ट हुए, एक कैश जो कि एक असेट आया उसके पास, और एक लायबिलिटी बढ़ी उसकी। ठीक है, दो अकाउंट इंपैक्ट हुए। नेक्स्ट, इसी केस में उसने 5 लाख रुपए स्पेंड की और एक बिल्डिंग खरीदी। ठीक है, तो अभी इस केस में हमारे दो अकाउंट कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं? आइडेंटिफाई करो। हमारे दोनों असेट अकाउंट इंपैक्ट हो रहे हैं। एक में हम एक असेट क्रिएट कर रहे हैं जो कि मेरी बिल्डिंग है, और दूसरी तरफ
मेरे पास है दूसरी असेट जो कि कैश, वो हमारे बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से आप समझो कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक बिजनेस एंटिटी करती है, उसके दो इम्पैक्ट होते हैं, दो अकाउंट पे एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो वही हमें बता रहा है, एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ डुअल एस्पेक्ट, दैट इज इट विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कैपिटल का, बिल्डिंग का। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको जो सिंपल एग्जांपल दिया, अभी उससे समझो कि एक अकाउंट मेरा इम्पैक्ट कर रहा है, तो दूसरा, अगर एक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो दो अकाउंट इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड्स। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो इट विल ऑलवेज होल्ड गुड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें अगर आप देखो, मेरी असेट है जो इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें मैंने 10 लाख का अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो मेरी 10 लाख की कैपिटल हो गई, और जो मेरा कैश था वो 10 लाख का एसेट हो गया। 10 इज इक्वल टू 10, 10 लाख 10 लाख, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इज होल्डिंग गुड। ओके, दूसरे केस में उसी एग्जांपल में मैंने एक बिल्डिंग परचेज किया कैश को देके। ठीक है, तो अभी देखो मेरा कैपिटल कितना था, 10 लाख का कैपिटल था मेरा, मेरे असेट कितने थे यहाँ पे 10 लाख थे। अब मेरे असेट के दो पार्ट होंगे, कैश 5 लाख जो मेरे हाथ में भी बचा है, और बिल्डिंग जो कि मैंने बाई की है 5 लाख की। तो अभी मेरी असेट कितनी है टोटल, 10 लाख की। ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर मैं और कॉम्प्लिकेट करूं थोड़ा, मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया 5 लाख का, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसी दिखेगी अब मेरे को, जो मेरा असेट है जो मेरा असेट है वो मेरे को भी दिखेगा 15 लाख का, 10 प्लस बैंक से मैंने 5 लाख का लोन लिया, तो मेरे पास कैश आया होगा, मेरी असेट 15 लाख की हो गई। ठीक है, और जो मेरी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मेरा कैपिटल यहाँ पे क्या था 10 लाख का, तो कैपिटल 10 लाख की रही, लायबिलिटीज लायबिलिटीज मेरे लोन को एक 5 लाख की लायबिलिटी बन गई। ठीक है, बैंक को, तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज होल्डिंग गुड इन दिस सिनेरियो ऑल्सो। तो हमारा एक पूरा चैप्टर है जो हम अभी नेक्स्ट जो चैप्टर करने वाले हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन का, हम ये चीज अब डिटेल में कवर करने वाले हैं, वहां से हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली अब कवर करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी बेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सो दैट कि जो भी टर्म मैं यूज करूँ उससे आप एक फेमिलियर हो। ठीक है, वो आपके सर के ऊपर से ना जाए। तो ये अकाउंटिंग एस्पेक्ट, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएगी हमारे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से। तो आप एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस पीरियड में मैंने रेवेन्यू अर्न किया, जिस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने रेवेन्यू अर्न किया है, उस रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मेरे खर्चे हैं जो मैंने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किए हैं, वो सारे उसी पीरियड में रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो
जैसे कि सबसे जो हमारा अभी रेंट का एग्जांपल हम लेते हैं, तो फैक्ट्री जो मैं रेंट पे चला रहा हूँ, सपोज 12 महीने का रेंट है, तो मैंने रेंट मैं मंथली देते आया, बट मार्च में हमने एडवांस में रेंट पे किया अप्रैल का, जिसका बेनिफिट जिसका बेनिफिट या फिर जिसके लिए मैं सेल, जिस मंथ के लिए सेल में आगे फ्यूचर में करने वाला हूँ, तो वो एक्सपेंस जो है मैं अभी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। उस एक्सपेंस को हम जब नेक्स्ट ईयर मेरा अप्रैल आएगा, वो मंथ आएगा, उस मंथ में मैं उस फैक्ट्री को यूटिलाइज करूंगा, सेल करूंगा, या नहीं भी करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, बट मैंने उस फैक्ट्री को यूटिलाइज किया अपने रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो उस मंथ में मैं उस एक्सपेंस को बुक करूंगा। ठीक है, तो ये मैचिंग कंसेप्ट सिंपली ये बोलता है कि जिस पीरियड में आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, उस पीरियड में आप खर्चे को रिकॉर्ड करोगे, आइदर आपने उसको कैश में पेमेंट किया है या फिर नहीं किया है। आपको ये अप्रूवल से एकदम सिमिलर लग रहा होगा। ठीक है, तो ये उसी का सिमिलर है, बट ये बोलता है कि रेवेन्यू से हम मैच करेंगे। ठीक है, और अक्रूवल भी सेम चीज बोलता है, बट अक्रूवल आपका एक फंडामेंटल अजम्पशन है और ये हमारा अलग से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस concept, all the costs incurred in relation to earning the revenue in an accounting period must be recorded, recognized in that accounting period only। ठीक है, जो हमने कॉस्ट इनकर किया है इन रिलेशन टू अर्निंग द रेवेन्यू, रेवेन्यू कब? इन एन अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू अर्न करने के लिए मैंने जो भी खर्चे किए हैं वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होंगे। एग्जाम्पल हमारे जो इस कंसेप्ट से निकल के आ रहे हैं, जो हम कुछ कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं अपने डेफिनेशन के अंदर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सपोज हमारा का एग्जाम्पल जो है वो रेंट है, जैसे अभी हमने लिया प्रीपेड इंश्योरेंस। जैसे हम कभी कभी जो है अपना इंश्योरेंस, जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही हो, उसका पीरियड वेरी कर सकता है, माइट भी हमने इन बिटवीन लिया हो। तो जो इंश्योरेंस, सपोज हमने 1 जुलाई को इंश्योरेंस लिया, तो वो एक अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा 31 मार्च को खत्म होता है वो उससे एक्सीड हो जाएगा और वो नेक्स्ट मई 31 तक जाएगा। ठीक है, जून तक जाएगा। ठीक है, तो जो ये खर्चा जो हमारा अप्रैल मई जून 3 महीने का जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया इंश्योरेंस का, वो हम इस साल का खर्चा नहीं नेक्स्ट ईयर का खर्चा मानेंगे, इसलिए हम उसको प्रीपेड इंश्योरेंस बोलेंगे, एक असेट की तरह रिकॉर्ड कर लेंगे उस 3 महीने के एक्सपेंस को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने कॉस्ट इनकर किया स्टॉक को बनाने के लिए, बट वो बिका नहीं मीन्स हमने उससे कोई रेवेन्यू अर्न नहीं किया, तो वो हमारा स्टॉक बन जाता है और उसको हम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, क्योंकि हम वो बेच नहीं पाए। तो अगर हम बेच नहीं पाए तो हम उसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब हम उसे बेचेंगे तब हम उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरह। ठीक है, वहां पे तब हम खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज ये एक असेट की तरह हमारे बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। ठीक है, इनकम रिसीवेबल, मान लो हमने गुड्स बेच दिए बट उसका पैसा नहीं मिला मेरे को, तो क्या मैं उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा? क्या मैं उसे ये नहीं बोलूंगा कि वो मेरा रेवेन्यू है? तो हम इस इनकम रिसीवेबल को ऐड करेंगे। ठीक है, अपने रेवेन्यू में। और अगर कोई इनकम इन एडवांस मिल गया मेरे को, जो कि हमने कमाया नहीं है अभी, जैसे मैंने कोई अपनी शॉप रेंट पे दी, उसने मेरे को 14 महीने का किराया दे दिया। ठीक है, तो 12 महीने का तो मैं इस साल में बुक कर सकता हूँ रेवेन्यू, बट जो 2 महीने का इनकम मेरे को एडवांस में आया, मैं उसको इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो हम इसे अपने रेवेन्यू से रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैचिंग कंसेप्ट खत्म होता है। ठीक है, आप ये रिकॉर्ड नोट करो, आगे चलते हैं फिर। तो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ मैनेजमेंट
और द अकाउंटेंट जो कि अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहा है, वो कब पॉसिबल है? अभी देखो अकाउंटिंग का जो हमारा बेस है वो ऐसा है कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स को यूं ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते उठा के कि हाँ मेरे मन में आया कि इतना डेप्रिसिएशन बनना चाहिए, रिकॉर्ड कर दिया, या फिर ये सेल हो गई या नहीं हुई मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सबके लिए एक बेसिस है, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए हमारा कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट है, हम वहां से रेफरेंस लेते हैं कि मतलब डेप्रिसिएशन किस रेट पे लगना चाहिए। तो जब आप जब आप मीन्स जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहते हैं तो उसको जब ऑडिट करते हैं वो चेक करते हैं कि डेप्रिसिएशन करेक्ट रेट पे लगा है या नहीं लगा। ऐसे ही कोई सेल या कोई परचेस रिकॉर्ड हुई है तो वो किसी न किसी बेसिस पे, जैसे इनवॉइस के बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। अकाउंटेंट अपने मन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ठीक है, सो दैट कि वो फ्री रहे फ्रॉम द बायस ऑफ द मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट, ठीक है। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड accounting transactions recorded should be free from personal bias of management or accountants who prepare it, ठीक है। It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents and vouchers such as cash memo, invoices या sales bill, ठीक है। जैसे हम सैलरी पेमेंट करते हैं तो बड़ी कंपनी में क्या होता है, आपके पास सैलरी का एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें लिखा होता है कि इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन यू कैन रेज दैट ऑब्जेक्शन टू एचआर। छोटी कंपनी में क्या होता है, जब सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपसे एक वाउचर पे साइन करवाया जाता है कि आपको सैलरी मिल गई है, ठीक है। या फिर हमारे पास उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि सैलरी डायरेक्ट आपके बैंक में क्रेडिट होती है, तो बैंक स्टेटमेंट एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बनता है वहां पे, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ट्रांजैक्शन है सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो जो सारे खत्म होते हैं। अब हमारे पास कुछ कन्वेंशंस, जो प्रथा जिसको बोल सकते हैं, जो चली आ रही है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस बचे हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। लीगली बाइंडिंग मींस जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट है तो अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये अकाउंटिंग कंसेप्ट फॉलो करने ही करने हैं। बट अकाउंटिंग कन्वेंशन इज नॉट लाइक कि आपको वो हमेशा 100% फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वो जजमेंट बेस्ड होते हैं कि आपका जजमेंट क्या बोलता है, ठीक है। वो भी हम कवर करते हैं, आप एक बार ये नोट कर लो फिर उसके ऊपर चलते हैं अपन। तो अभी हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल खत्म हुए, कन्वेंशन की तरफ चलते हैं। कन्वेंशंस मीन्स व्हाट? कन्वेंशंस आर कस्टम्स और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये कुछ कस्टम्स है या फिर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, ठीक है, जो मीन्स जैसे किसी अलग अलग एक्ट्स में कहीं कहीं ये डिस्क्राइब है और मेजरली डिस्क्राइब है कि हमें ऐसे करना है, ठीक है। लाइक ये फुल डिस्क्लोजर का जो अपना कन्वेंशन है, ये कंपनीज एक्ट जो है हमारा, जो बच्चे आगे चल के भी सीए करेंगे तो अभी ये चीजें पढ़ेंगे कि हमारी कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें हम डिस्क्लोज करेंगे। वो अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हमें ये नहीं बताता, बट हमें जरूर ये बताता है कि हमें क्या क्या डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। तो अभी हमारा अकाउंट्स क्या बोलता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट all significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed, ठीक है। जो significant information है, जो हमारे इन्वेस्टर के डिसीजन को
इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, जो हम अकाउंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उससे हट के ये इंफॉर्मेशन होती है, बिकॉज जो इंफॉर्मेशन हम अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसे क्यों अलग से दिखाएंगे, अलग से लिख के दिखाएंगे कि ये चीजें भी हैं और ऐसी भी हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, बट इतनी सिग्निफिकेंट होती है कि इन्वेस्टर के नॉलेज में वो चीज होनी चाहिए। लाइक हमारा सपोज हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और उसका पेटेंट हमारे पास है। जैसे हमने एक कार बनाई थार, ठीक है, मेरे पास उसका पेटेंट है, महिंद्रा कंपनी उसके पास उसका पेटेंट है कि थार का डिजाइन बाकी सारी चीजें महिंद्रा ने डेवलप की हैं, डिजाइन की है और उसका पेटेंट गवर्नमेंट से लिया है। सपोज उसका सेल ईयर का 100 CR का है। अब कोई दूसरी कंपनी आके ये दावा करती है कि जो महिंद्रा कंपनी थार बना रही है उसका पेटेंट हमने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है, और आपस में ये दोनों कंपनियां लड़ाई कर रही हैं और कोर्ट में चली जाती हैं। अब महिंद्रा कंपनी को, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, महिंद्रा कंपनी ने ये एज्यूम करती है महिंद्रा कंपनी की वो इस केस को हार जाएंगे, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। महिंद्रा कंपनी एज्यूम करती है कि वो इस केस को हार जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मैटर है जो कि महिंद्रा कंपनी के बिजनेस को बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करेगा अगर वो केस हार जाते हैं तो वो इस चीज को अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के दिखाएंगे कि हमारे पास ये ऐसा एक लॉ सूट चल रहा है जिसमें हमारे पास किसी ने कोई क्लेम किया है और ये केस पेंडिंग है कोर्ट में, और ये केस अगर हम हार जाते हैं तो हमें सपोज 1000 CR की लायबिलिटी आएगी, 1000 करोड़ हमें सामने वाली कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इतना इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम अकाउंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी ट्रांजैक्शन या फिर ये घटना घटी नहीं है, आगे फ्यूचर में होगी, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो इसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो लायबिलिटी अभी हमारी आई नहीं है, हमारे सर पे लायबिलिटी आई नहीं है अभी पे करने की, पेमेंट करने की अभी लायबिलिटी आई नहीं है, बट अगर हम उस केस को हार गए तो वो लायबिलिटी हमारे सर पे आएगी, तो उसे बोलते हैं हम कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंपनियां ऐसे केसेस को जो जिसमें उन्हें लगता है कि उनके हारने के चांसेस 40% 50% से ज्यादा है, तो उस केस में कंपनी उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के दिखाती है कि हमारी ये कंटिंजेंट लायबिलिटी इन फ्यूचर हो सकती है, ठीक है। कंपनीज एक्ट भी इसको मैंडेटरी करता है। कंपनीज एक्ट मेक इट कंपल्सरी टू गिव डिस्क्लोजर अबाउट, लाइक मैंने ये एग्जांपल लिखे हैं कुछ, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के दिखाओ कि कौन कौन 5% से ज्यादा कंपनी के अंदर अंदर होल्ड कर रहा है शेयर, या फिर आपने किसी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया है वो डिस्क्लोज करो, ठीक है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मैंने आपको बताया, चेंज इन मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन आपने कोई चेंज किया है तो उसका भी डिस्क्लोजर आपको देना है क्योंकि उसका हमारा एक इम्पैक्ट आएगा। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने जैसे किसी कंपनी के पास आइडल पैसा पड़ा था, सपोज 10 CR का, उसने शेयर मार्केट में लगाया, वो इन्वेस्टमेंट उसका 10 CR का 5 CR रह गया। अगर कंपनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को डिस्क्लोज ना करे तो बुक्स में तो वो मेरे कॉस्ट पे आ रहा है, ठीक है, 10 CR, वो 10 CR ही दिखेगा। बट जब इन्वेस्टर को पता लगा कि कंपनी जो है आइडल पैसा इसने इन्वेस्ट किया, और जब वो फेयर वैल्यू को देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में कि उसकी वैल्यू 5 CR रह गई है, तो शेयर होल्डर कैन आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट कि आप इस पैसे को ढंग से यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं और जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये इन चीजों का फुल डिस्क्लोजर का एक रेलेवेंस है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।
हमने अभी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर पढ़ा। आगे अभी है अपना कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। अभी देखो, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर तो बोलता है कि जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हमारे इन्वेस्टर के जो डिसीजन है उसको इम्पैक्ट करते हैं वो सारी चीजें हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। बट हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये बोलता है कि ऐसा भी मत करो कि सारी इनकी सारी इंफॉर्मेशन या सारी जो आपको सिग्निफिकेंट लगती जा रही है वो सब कुछ डिस्क्लोज करते जाओ, फिर तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना ओवर बर्डन हो जाएगा कि वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप बस मटेरियल जो एस्पेक्ट हैं बस उन्हीं को दिखाओ, जो इनसिग्निफिकेंट या इररेलेवेंट चीजें हैं उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और बीइंग इररेलेवेंट, जो कि कोई काम का नहीं है, ठीक है, इररेलेवेंट है, टू द यूजर्स, वो यूजर्स के किसी काम का नहीं है या इनसिग्निफिकेंट है, नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है, दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सपोज एक कंपनी के लिए 10 लाख का खर्चा अपनी मशीनरी पे या फिर उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे, अगर वो जैसे आग लगी, ठीक है, एक छोटा वर्कशॉप है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर लेता है, उनके मटेरियल को रिपेयर करके देता है, ठीक है, उसका रेवेन्यू साल का 2 करोड़ है। ठीक है, उसकी शॉप में आग लगी और मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ, उसका खर्चा आया 10 लाख का। अब ये 10 लाख रुपए उस वर्कशॉप के लिए एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकता है। ठीक है, बट नाउ सपोज एक बड़ी कंपनी है लार्सन एंड ट्यूब्रो, उनका बिजनेस, उनका जो रेवेन्यू है वो लाखों करोड़ों में जाता है, मींस 1000 करोड़, 10,000 करोड़। उनके वहां आग लगी और छोटी सी मशीन ब्रेकडाउन हुई और 10 लाख का एक उन्हें नुकसान हुआ। तो आप एक वर्कशॉप के नजरिए से देखें और एक बड़ी कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के नजरिए से देखें, तो ये 10 लाख रुपए इस वर्कशॉप के लिए बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर वो 2 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी जो उसका प्रॉफिट है वो 20, 25 या 30 लाख का हो। ठीक है, तो 25-30 लाख में से 10 लाख जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा एक मेजर अमाउंट है। ठीक है, 50% हो जाता है अगर वो 20 लाख। एक जो दूसरी कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसका प्रॉफिट ही 1000 करोड़ में है, 10 लाख रुपए उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अगर वो अमाउंट आपके लिए मटेरियल है या फिर आपके इन्वेस्टर के डिसीजन को मटेरियली इम्पैक्ट कर सकता है तो आप उसे डिस्क्लोज करो, अदरवाइज डिस्क्लोज मत करो। ठीक है, तो ये अपना मटेरियलिटी कन्वेंशन कंप्लीट हुआ। अपना थर्ड और लास्ट कन्वेंशन जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स समझदारी। जैसे जब आप अपना सिलेबस कवर करते हो, आपका फ्रेंड जब आपसे पूछता है कि तेरा सिलेबस कितना कवर हुआ, तो आप क्या बोलते हो, कहाँ यार अभी तो मैंने मतलब चैप्टर स्टार्ट ही किया है। बट आपको मन ही मन में ये पता रहता है कि भाई मैं तेरे से बहुत आगे चल रहा हूँ, मैंने 5 चैप्टर कवर कर लिए ऑलरेडी। ठीक है, और आप अभी पहले चैप्टर पे पढ़े हो, तो आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे ये नहीं बताते कि मैं 5 चैप्टर कवर कर चुका हूँ, आप ये बोलते हो कि कहाँ मैंने तो अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की, मैं तो पढ़ना स्टार्ट करूंगा। बट जो चीज आपको नहीं आती है, जैसे कॉमन एग्जांपल, बच्चों को मैथमेटिक्स में इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, उन्हें नहीं आती है, तो वो उसको उसको लेके रोते रहते हैं कि मेरे मैथ नहीं आती, मेरे को मैथ नहीं आती, मेरे को कोई बताओ या फिर मेरे को अच्छी कोचिंग सेंटर बताओ, मैं वो करूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये आप एक प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो कि जो चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं आप अपने फ्रेंड को नहीं बता रहे हो, बट जो आपने कवर नहीं की है उसके लिए आप बोल रहे हो कि हाँ मेरे को ये भी कवर करना है। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में है, हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर मेरे को कोई प्रॉफिट एंटिसिपेटेड है कि मेरे को प्रॉफिट होने वाला है, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते। ठीक है, प्रॉफिट जब होगा तब बुक कर लेंगे। बट मेरा कोई खर्चा एंटिसिपेटेड है मेरे को कि होने वाला है, या मेरी कोई लायबिलिटी अराइज होने वाली है और मैं
सपोज 50-60% श्योर हूं कि हाँ मेरी लाइबिलिटी इतनी होगी, तो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन ये बोलता है कि आप उसके लिए कोई प्रोविजन कर लो। प्रोविजन मीन्स व्हाट? आप उसे खर्चा तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते क्योंकि वो अभी हुआ नहीं है। जैसे आपका 10 करोड़ का प्रॉफिट है, आप सोच रहे हो कि मेरी एक ऐसी लाइबिलिटी अराइज होने वाली है फ्यूचर में 2 करोड़ रुपए की, जो कि मेरे को करनी पड़ेगी, जो मेरे को खर्चा करना पड़ेगा 2 करोड़ का, ठीक है। बट ये खर्चा अभी हुआ नहीं है आपका, तो इस खर्चों को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करते हो, एक प्रोविजन बनाते हो। क्या करते हो आप, उस 2 करोड़ को आप लिखते हो प्रोविजन फॉर दिस एक्सपेंस, और आप उसे एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हो। वो प्रोविजन बनाने से क्या होगा कि आपका प्रॉफिट 10 करोड़ से कम होकर 8 करोड़ हो जाएगा, और जो 2 करोड़ आपने प्रोविजन बनाया वो एक लायबिलिटी की तरह बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, कि ये आपका प्रोविजन है फॉर सम एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस को आप फ्यूचर में मीट करने वाले हो। तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि समझदारों की तरह आप खर्चे को रिकॉर्ड करो जो आपका एंटिसिपेटेड है, बट उन रेवेन्यू को मत रिकॉर्ड करो जो कि आप एंटिसिपेट करोगे होने वाला है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, all anticipated losses should be recorded in the books of accounts, but all anticipated or unrealized gain should be ignored. Clearly ये बोलता है कि should be ignored, ठीक है। ये बोलता है losses should be recorded और gains should be ignored, जिसे हम एंटीसिपेट कर रहे हैं। अगर मैंने एक्चुअल में सेल किया तो मेरे को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, बट मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं कि मेरा नेक्स्ट ईयर 10 लाख का जो हमने सेल किया इस बारी, उससे और बढ़ के आएगा 10 लाख का सेल, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। बट सपोज मैं एक मशीन यूज कर रहा हूं, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए मेरी एक बड़ी मशीन है 5 करोड़ की, मैंने उस मशीन को रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए इस साल 25 लाख का खर्चा किया, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर मेरे को लगता है कि इसमें कोई बड़ा खर्चा मेरा होने वाला है जो कि 1 करोड़ का है, तो 25 लाख और 1 करोड़ कहाँ अमाउंट जा रहा है मेरा, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए मैं आज ही प्रोविजन बना सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है, ये कन्वेंशन ये बोल रहा है कि अगर आप अज्यूम कर रहे हो कि 1 करोड़ का एक्सपेंस मेरा फ्यूचर में होने वाला है, तो आज इसको रिकॉर्ड कर लो, आज ही उसका प्रोविजन बना लो आप, क्योंकि एक्सपेंस तो हुआ नहीं तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्रोविजन बना लो मींस प्रॉफिट निकाल के उसके लिए रख लो, जब वो खर्चा होगा तब उस प्रॉफिट को यूटिलाइज कर लेना फ्यूचर में, ठीक है। इन अदर वर्ड, कंजर्वेटिज्म इज पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटीज एंड लॉसेस even though the amount cannot be determined with certainty। आप उस अमाउंट को सर्टेनिटी से अभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते, बट आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रफ करता हूं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स का, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। तो जब हम स्टॉक को वैल्यू करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो उसका कॉस्ट है या फिर रियलाइजेबल वैल्यू है, जो हमें उस मार्केट में उसकी वैल्यू मिल सकती है, हम उसे व्हिचएवर इज लेस, उस वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था कि कोई भी असेट जब हम एक्वायर करते हैं हम उसके कॉस्ट पे मेजर करते हैं, तो वो जो थी वो एक असेट है, वो लॉन्ग टर्म असेट की बात कर रहा है, और जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये एक शॉर्ट टर्म असेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर अ पेंडिंग लॉसूट, कोई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है, आई अज्यूम कि मेरा जो वो कोर्ट है, मेरे जो कोर्ट फैसला देने वाला है वो मेरे अगेंस्ट में होगा, तो मैं पहले से एक प्रोविजन बना दूंगा कि हाँ भाई जब कोर्ट का डिसीजन मेरे अगेंस्ट में आएगा तो माइट भी मेरे को इतना खर्चा आगे होगा या इतनी लायबिलिटी देनी पड़ सकती है, इतना पैसा देना पड़ सकता है, उसके लिए मैं प्रोविजन आज ही बनाऊंगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स।
आप जो नॉर्मल बिजनेस में सेल कर रहे हो, जैसे आप 10 लाख का हर हर महीने सेल करते हो क्रेडिट पे, ठीक है, उसमें से आप हिस्टोरिकली ये देखते आए हो कि 1 लाख का मेरा बैड डेट होता है, हर महीने के सेल में से 1 लाख रुपए का बैड डेट होता है, ठीक है, 10%, बहुत हाई नंबर है बट अज्यूम कर रहे हैं। तो जब आप एट द ईयर एंड पे पहुंचोगे, आपने जितना भी सेल किया है और एक्चुअल में बैड डेट हो गया है, आपके टोटल सेल का जो जो डेटर वाला पार्ट है, जो आउटस्टैंडिंग है, पैसा आने वाला है, उसका कुछ परसेंटेज आप प्रोविजन बनाओगे फॉर डाउटफुल डेट्स, कि बिजनेस को ये लगता है कि ये हमारे जो डेटर्स हैं इसमें से इतने डेटर्स हमें पैसा नहीं देंगे या इतने डेटर्स से पैसा नहीं आने वाला, उसके लिए एक प्रोविजन बनाओ, ठीक है। तो ये प्रूडेंस के कुछ एग्जाम्पल थे। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन कवर की। इसमें कुछ जो कंपैरिजन है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं। जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी उसी के बेसिस पे वो एक कंपैरिजन है, आप उसे पढ़ो। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, आप मेरे को कमेंट करके पूछो एंड आई विल टेक योर डाउट। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय।